बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से आपको घर बैठे 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी आपको दी जाएगी। यह 3.25 घंटे चलने वाला कार्यक्रम है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा: कक्षा 9 से 10 दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक, कक्षा 11 से 12 1:30 बजे से 2:30 बजे तक व कक्षा 1 से 8 तक का कार्यक्रम 3 बजे से 4:15 तक रहेगा। नमस्कार बच्चों, राजस्थान सरकार के शिक्षा दर्शन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम कक्षा 11 व 12 की पढ़ाई करेंगे। कक्षा 11 में आज हम पढ़ेंगे गणित में समूचे भाग 3 और इस पाठ में आज हम जानेंगे कि समूचे कितने प्रकार के होते हैं, उनके उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम इससे संबंधित प्रश्नोत्तर हल करेंगे। कक्षा 11 में जीव विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे जीव जगत और जीव जगत का वर्गीकरण भाग 1। इसके बाद बच्चों आज हम कक्षा 12 में अंग्रेजी विषय का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी विषय में आज हम पढ़ेंगे द 7 एज ऑफ मैन। ये एक शेक्सपियर की पोयम है और आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। बच्चों, पाठ को पढ़ने और समझने के बाद हम उस पाठ से संबंधित प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं और मुख्य मुख्य बातों को लिखते जाएं, जिससे आपको पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। हेलो बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 11वीं का अध्याय पहला पढ़ेंगे, जिसका नाम है समुच्चय भाग 3। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं, समान समुच्चय क्या होते हैं और उप समुच्चय किसे कहते हैं। परिमित समुच्चय क्या होते हैं? परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित होती है। उदाहरण, हमारे पास एक A समुच्चय है जिसके अंदर अवयव 1, 2, 3, 4 और 5 है। इसमें अवयव एक निश्चित रूप में है, तो हम इसे परिमित समुच्चय कहेंगे। परिमित समुच्चय के उदाहरण। दोस्तों, हमारे पास एक इंद्रधनुष है। क्या हम इंद्रधनुष के रंगों के संग्रह को परिमित समुच्चय कह सकते हैं? हाँ, हम इंद्रधनुष के रंगों के संग्रह को परिमित समुच्चय कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो हमारे इस समुच्चय के अवयव क्या होंगे? बैंगनी, गहरा नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। और हम इंद्रधनुष के रंगों के संग्रह को परिमित समुच्चय कह सकते हैं। अब बात करते हैं अपरिमित समुच्चय की। अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं? अपरिमित समुच्चय वो समुच्चय होते हैं जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है, उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो उदाहरण के तौर पे हमारे n नेचुरल नंबर और हमारे रियल नंबर और बहुत सारे हमारे और भी उदाहरण हैं जिससे हम अपरिमित समुच्चय को दर्शाते हैं।
आइए देखते हैं कुछ और अपरिमित समुच्चय के उदाहरण। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पूर्णांकों का समुच्चय है, जिसमें हम घटा 4, घटा 3, घटा 2, घटा 1, 0, 1, 2, 3 और 4 ये संख्या देख पा रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि ये संख्या का अंत कहाँ पे है, तो ये हमारे अपरिमित समुच्चय के उदाहरण हैं। तो ये हमारे कौन से संख्या कहलाती है? पूर्णांकों की संख्या। आइए एक सवाल करते हैं। परिमित और अपरिमित बताना है बच्चों आपको। तो हमारे पास यहाँ पे दो चीजें हैं, पहला महीने और दूसरा पूर्ण संख्या। तो बच्चों आप ये बताइए, महीने और पूर्ण संख्या इन दोनों में से कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है? महीने हमारे क्या है? परिमित समुच्चय हैं, क्योंकि हमारे पास महीने निश्चित हैं कि ये महीने 12 ही हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के महीने हमारे पास 12 हैं। तो हमारे पास महीने क्या है? हमारे परिमित समुच्चय। पूर्ण संख्या का हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, कोई निश्चित संख्या नहीं है कि कहां तक होते हैं, तो ये हमारे क्या है? अपरिमित समुच्चय। ठीक है बच्चों, अब आइए देखते हैं उप समुच्चय किसे कहते हैं। उप समुच्चय क्या होते हैं? यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, अगर हमारे पास एक ए समुच्चय है, उस समुच्चय के हर एक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है, तो ए बी का क्या कहलाएगा? उप समुच्चय कहलाएगा। हम उसको कैसे लिखेंगे? ए उप समुच्चय बी। यदि ए बी का उचित उप समुच्चय नहीं है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ओके बच्चों, उप समुच्चय को उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। माना कि समुच्चय ए, बी और सी एक समुच्चय के अवयवों को दर्शा रहे हैं। ठीक है बच्चों, जिसके अंदर ए हमारे पास क्या है? राहुल और रौनक है। बी हमारे पास क्या है? डी, जी और जेड है। और सी हमारे पास डी, जी, जेड, राहुल और रौनक है। तो हमें ये पूछ रहा है कि ए उप समुच्चय सी का है कि नहीं है। तो हमने देखा ए के अंदर राहुल और रौनक है और सी समुच्चय के अंदर डी, जी, जेड, राहुल और रौनक है। तो हमने ये पढ़ा था उप समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसके अंदर ए के सारे अवयव दूसरे समुच्चय के अवयवों के अंदर हों, तो ही हम उसको एक दूसरे का उप समुच्चय कह सकते हैं। तो हमने देखा राहुल और रौनक इस समुच्चय के अंदर है और यही राहुल और रौनक सी समुच्चय के अंदर भी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय सी का भी एक अवयव है, तो समुच्चय ए समुच्चय सी का एक उप समुच्चय कहलाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। माना x हमारे पास 1, 2, 3 है, y हमारे पास 3, 4, 5 है, z हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 है। तो हमसे ये पूछ रहा है क्या x z का उप समुच्चय है? तो हमने सबसे पहले देखना है कि x के अंदर के जितने भी अवयव हैं वो z के अवयव के अंदर हैं कि नहीं हैं। तो हमने देखा कि x के अंदर के सारे अवयव 1, 2, 3 z के अवयव के अंदर हैं कि नहीं हैं। तो हमने हमारे पास x के अंदर क्या है? 1, 2, 3 और z के अंदर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। तो हमें पता चल रहा है क्योंकि 1, 2, 3 समुच्चय z में है। कैसे? 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। तो हमें ये कह सकते हैं कि x समुच्चय है z का। माना x हमारे पास ये है, y हमारे पास ये है और z हमारे पास ये है। तो ये पूछ रहा है कि y z का उप समुच्चय है कि नहीं है। तो हमने क्या देखना है? y के सारे अवयव क्या z के अंदर हैं? तो हमने हमारे पास ये है y 3, 4 और 5। z के अंदर 3, 4, 5 है, देखते हैं। 3 है, 4 भी है, 5 भी है। तो हम इसको ये कह सकते हैं क्योंकि 3, 4, 5 है समुच्चय z में, तो हम इसको कहेंगे कि y उप समुच्चय
z का है। अगला प्रश्न, क्या x y का उपसमुच्चय है? क्या y z का उपसमुच्चय है? क्योंकि 1 2 समुच्चय y में नहीं है, क्योंकि x के अंदर 1 2 3 है, y के अंदर 3 4 5 है, लेकिन 1 2 जो x के अवयव हैं वो y में नहीं है, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि x एक उपसमुच्चय नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? x एक उपसमुच्चय नहीं है y का। समान समुच्चय क्या होते हैं? समान समुच्चय वो समुच्चय होते हैं जिसमें दो समुच्चय बराबर हों। यदि तो a का प्रत्येक अवयव b का अवयव होना चाहिए तथा b का प्रत्येक अवयव a का भी अवयव होना चाहिए, तो समुच्चय a और b समान कहलाते हैं। इसको हम कैसे दर्शाएंगे कि a बराबर है b के? अगर समुच्चय a b समुच्चय के बराबर नहीं है तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे? a बराबर नहीं है b के। और उदाहरण जानते हैं। माना a हमारे पास 1 2 3 4 है और b हमारे पास 3 1 4 2 है, तो हमने ये देखा कि a के अवयव b के अवयव से मिल रहे हैं। ठीक है, तो 4 अवयव हैं, दोनों समुच्चय के अवयव समान हैं, तो हम इसको ये कहेंगे कि a बराबर है b के। a समुच्चय b समुच्चय के बराबर है। इस वीडियो में हमने सीखा कि परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं, समान समुच्चय क्या होते हैं और उपसमुच्चय क्या होते हैं। अगर आपको और भी विस्तार में जाना है तो आप एनसीईआरटी की कक्षा 11वीं की बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे घात समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय क्या होते हैं। थैंक यू बच्चों। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान के इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के वीडियो में आपका स्वागत है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जीव जगत अध्याय के हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीव जगत से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं? अब दोस्तों, इस प्रश्न में हमसे जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं उसके हमसे कारण पूछे गए हैं, तो इसको हम बिंदुओं में इसका उत्तर हम लिखेंगे। तो आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। जीवों का वर्गीकरण निम्न कारणों से किया जाता है। पहचानने में सरलता होती है इससे, और इससे अलग अलग स्थानों पर पाए जाने वाले जीवों का अध्ययन भी हो जाता है। जीवाश्म के अध्ययन की वजह से हम जीवों को वर्गीकृत करते हैं। टैक्सा के विकास को जानने में मदद करती है, यानी कि जो वर्गीकरण है वह टैक्सा के विकास को जानने में मदद करती है। समूहीकरण सभी प्रकार के जीवों के अध्ययन में मदद करता है, जबकि व्यक्तिगत रूप से उन सभी का अध्ययन करना असंभव है। यह समानता और असमानता को सामने लाता है, जिससे विभिन्न समूहों के बीच संबंधों को जानने में मदद हो जाती है। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है द्विपद नाम पद्धति के सार्वभौमिक नियमों को समझाएं। अब दोस्तों, इसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पर आपको सिर्फ इसके सार्वभौमिक नियमों को बिंदुओं में लिखना है। ये नियम आपकी एनसीईआरटी किताब में भी दिए गए हैं। तो आइए अब इसका उत्तर जान लेते हैं। द्विपद नाम पद्धति के सार्वभौमिक नियम निम्नलिखित हैं। जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो,
इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। जैविक नाम से पहला शब्द वंश नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद छोटा अक्षर में होना चाहिए। लेखक का नाम संक्षिप्त रूप में जैविक नाम के अंत में प्रकट होता है। तो यह सारे द्विपद नाम पद्धति के सार्वभौमिक नियम थे। आइए अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं। अब दोस्तों ऐसे प्रश्न कहीं ना कहीं इतिहास से, वर्गीकरण प्रणाली के इतिहास से जुड़े होते हैं, तो आपको इनका उत्तर कुछ इस तरह से देना है। बहुत शुरुआती दिनों में अब तक जीव विज्ञानी वर्गीकरण प्रणाली के लिए कई आधारों का उपयोग करते हैं। ये आकार की शरीर रचना विज्ञान, कोशिका विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, ओटोजनी, फाइलोजेनी, प्रजनन, जैव रसायन आदि हैं। लेकिन दिन ब दिन जीव विज्ञानी अपने जीवाश्म रिकॉर्ड से जीवों के बारे में कुछ नया सीख रहे हैं और उन्नत अध्ययन तकनीकों जैसे आणविक फाइलोजेनी आदि का उपयोग कर रहे हैं, जिससे उनके वर्गीकरण के बारे में दृष्टिकोण बदलता रहता है। इसलिए वर्गीकरण प्रणाली को बार बार बदला जाता है। तो आपको कुछ इस तरह से ऐसे प्रश्नों का उत्तर लिखना है। आइए अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी एक वर्ग की सहायता साधन के बारे में चर्चा करें। अब दोस्तों हमने कई सारे वर्ग की सहायता साधनों के बारे में पढ़ा था। उनमें से आपको किसी भी एक का यहाँ पे वर्णन करना है। तो यहाँ पर मैंने हर्बेरियम को लिया है। आप चाहें तो किसी भी दूसरे वर्ग की सहायता साधन को ले सकते हैं। तो आइए अब हर्बेरियम के बारे में यहाँ पर लिखते हैं। हर्बेरियम में पौधों के एकत्र नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। ये नमूने सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाते हैं। और दोस्तों इस पर एक लेबल भी लगा होता है, तो आप लिख सकते हैं वो भी कि इस लेबल पर पौधे को एकत्र करने की तिथि, स्थान, पौधे का इंग्लिश, स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम, कुल एकत्र करने वाले का नाम आदि लिखा रहता है। आइए अब इसके पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है निम्नलिखित शब्दों को समझिए तथा परिभाषित कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं, संघ और वर्ग, और आपको इनको से परिभाषित कर देना है क्योंकि इतना ही प्रश्न में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम संघ को परिभाषित करेंगे। संघ वर्ग यानी कि क्लास से ऊपर आता है। इसको हम जंतुओं के लिए उपयोग करते हैं और इसमें संबंधित वर्ग आते हैं। पादपों के लिए डिवीजन समवर्ग उपयोग करते हैं। और वर्ग है, वर्ग में संबंधित गण आते हैं। उदाहरण डाइकोटिलिडोनी, जो कि द्विबीजपत्री पुष्पी पौधों का वर्ग है। इसमें कई गण आते हैं जैसे रोजेल्स, स्पिंडेल्स और नेनेल्स आदि। यहाँ पर दोस्तों जीव जगत अध्याय का प्रैक्टिस क्वेश्चंस का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें हम जीवों को वर्गीकृत करेंगे। इस वीडियो में हम वर्गीकरण प्रणाली और मोनेरा जगत के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वर्गीकरण प्रणाली को जानेंगे। इसमें हम 3 वर्गीकरण प्रणालियों के बारे में जानेंगे। तो जो सबसे पहले है उसे कहते हैं हम अरिस्टोटल की वर्गीकरण प्रणाली, दूसरी है लीनियस वर्गीकरण प्रणाली और तीसरी है 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली। यह आपकी एनसीईआरटी किताब में दी गई है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अरिस्टोटल की वर्गीकरण प्रणाली को जानेंगे।
दोस्तों, अरिस्टोटल एक शख्स था जिन्होंने पादपों को सरल आकार के लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी और शाक में वर्गीकृत किया था और इन्होंने प्राणियों को उनके रक्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर भी वर्गीकृत किया था। आइए अब लीनियस की वर्गीकरण प्रणाली को जानते हैं। दोस्तों, जरा यहां देखिए, यह लीनियस का चित्र है और इन्होंने द्विजगत पद्धति अपनाई, जिसका मतलब है उन्होंने जीवित चीजों को दो जगतों में डिवाइड किया था। पहला है प्लांटी और दूसरा है एनिमेलिया। मगर दोस्तों, इस वर्गीकरण प्रणाली की भी कुछ सीमाएं थी। तो जो सीमा थी वह यहां पर लिखी है। इस पद्धति के अनुसार ससीम केंद्रिकी यानी कि यूकैरियोट्स एवं असीम केंद्रिकी यानी कि प्रोकैरियोट्स, एक कोशिक एवं बहुकोशिक तथा प्रकाश संश्लेषी जिसमें कि ग्रीन एल्गी आते हैं और अप्रकाश संश्लेषी यानी कि फंजाई के बीच में विभेद स्थापित करना संभव नहीं है। तो यह इसकी एक मेजर लिमिटेशन यानी कि सीमा थी, जिस वजह से यह वर्गीकरण प्रणाली ज्यादा समय तक चली नहीं। फिर कुछ समय बाद एक और वर्गीकरण प्रणाली आई जिसका नाम है 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली। अब इसको जानते हैं। सन 1969 में R.H. व्हिटेकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी। यह कोशिका संरचना, थैलस संरचना, पोषण प्रक्रिया, प्रजनन एवं जाति वृत्तीय संबंध पर आधारित है। दोस्तों, जो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में जितने भी जगत आते हैं वह कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित किए गए हैं। जो सबसे पहला है उसे हम कहते हैं मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक, चौथा है पादप और पांचवा है जंतु। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम मोनेरा जगत से शुरू करते हैं। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, जरा यहां पर देखिए, यह एक बैक्टीरियम का चित्र है जिसमें कि मैंने प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति और कैप्सूल को दर्शाया हुआ है। और दोस्तों, इन बैक्टीरिया के पास कभी कभी फ्लैजिला यानी कि कशाब भी होता है जो कि चलन में सहायता करता है। अब दोस्तों, बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर हमने 4 समूहों में बांटा गया है। तो जो सबसे पहला है वह है गोलाकार कोकाई, दूसरा है रॉड के आकार का बेसिलाई, तीसरा है स्पाइरिला और चौथा है विब्रियो। विब्रियो कॉमा के आकार का होता है। दोस्तों, बैक्टीरिया को हमने उसके वास स्थान के आधार पर भी विभाजित किया हुआ है। तो जो सबसे पहला आता है इसमें उसको हम कहते हैं आद्य बैक्टीरिया और दूसरे समूह को हम कहते हैं यू बैक्टीरिया। आइए अब इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम आद्य बैक्टीरिया को जानेंगे। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे कि लवणीय क्षेत्रों में। लवणीय क्षेत्रों में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको हम हेलोफाइल्स कहते हैं। यह बैक्टीरिया गर्म झरने में भी पाए जाते हैं और उन बैक्टीरिया को हम थर्मोएसिडोफाइल्स कहते हैं। आधे बैक्टीरिया कच्छ क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं और उन बैक्टीरिया को हम मिथेनोजेंस कहते हैं। और दोस्तों, मिथेनोजेंस रूमिनेंट पशुओं के आंतों में भी पाए जाते हैं। यह बायोगैस उत्पन्न करते हैं। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और यू बैक्टीरिया को समझते हैं। यू बैक्टीरिया के कुछ सदस्य स्वपोषी भी होते हैं, जिसका सरल भाषा में मतलब है कि वह अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि नील हरित शैवाल, जिसे हम अंग्रेजी में साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। इनके पास क्लोरोफिल ए होता है और इन्हें
प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी यानी कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। दोस्तों जरा यहाँ पर देखिए, यह नील हरित शैवालों की कुछ कॉलोनीज हैं। यह आपने अपने घर के आसपास कभी ना कभी पानी के ऊपर ऐसा तो कुछ देखा ही होगा। और दोस्तों माइक्रोस्कोप में नील हरित शैवाल कुछ इस प्रकार का दिखता है। अब दोस्तों यू बैक्टीरिया के कुछ सदस्य रसायन संश्लेषी भी होते हैं, जैसे कि नॉस्टॉक। नॉस्टॉक के पास श्लेष्मीय आच्छाद होता है और एक विशिष्ट कोशिका हेट्रोसिस्ट होती है, जिसके द्वारा ये पर्यावरण की नाइट्रोजन को स्थिर करता है। ये जीव अकार्बनिक पदार्थों जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया को ऑक्सीकृत कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो यह बात आप सभी दोस्तों को याद रखनी है। आइए दोस्तों अब इसके परपोषी सदस्यों के बारे में चर्चा करते हैं। इनमें से अधिकतर बैक्टीरिया अपघटक यानी कि डीकंपोजर्स हैं। दूध से दही बनाना, प्रतिजैविक का उत्पादन आदि यह सारी क्रियाएं परपोषी बैक्टीरिया करते हैं। और इनमें से कुछ बैक्टीरिया बीमारियां जैसे कि हैजा, टाइफॉइड, टिटनस आदि भी करते हैं। आइए दोस्तों बैक्टीरिया में जनन की प्रक्रियाओं को समझते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बैक्टीरिया कोशिका विभाजन द्वारा जनन करते हैं, मगर विपरीत परिस्थितियों में यह बीजाणु यानी कि स्पोर को बनाता है। सबसे पहले इसका डीएनए डिवाइड होता है और 4 स्पोर में बदल जाता है। बाद में यह 4 स्पोर मात्र कोशिका के अंदर चला जाता है और कॉर्टेक्स की एक लेयर बनाता है। इसके बाद कैल्शियम बाहर से आता है और पानी को हटा देता है। इसमें एक प्रोटीन कोट भी बनता है और अंत में एक एक्सोस्पोरियम की एक लेयर बनती है और आखिरी में यह बीजाणु बाहर आ जाता है, जो कि अनुकूल परिस्थितियों के आने के बाद यह एक नए बैक्टीरिया में बदल जाएगा। दोस्तों इसका एक और सदस्य है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। यह रोगजनक होते हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं और दोस्तों इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यहाँ पर दोस्तों मोनेरा जगत समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने वर्गीकरण प्रणाली के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने आपकी एनसीईआरटी किताब में दी गई 3 वर्गीकरण प्रणालियों को जाना। हमने मोनेरा जगत के बारे में चर्चा करी, जिसमें कि हमने मोनेरा जगत की कुछ विशेषताएं और इनके समूहों को जाना। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के 2 टॉपिक्स को ख़त्म कर लिया है। आप इनको ज़रूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम प्रोटिस्टा जगत को जानेंगे। धन्यवाद। Good morning friends, welcome to my class. Class 12th, subject compulsory English, topic The 7 Ages of Man, writer William Shakespeare, teacher Kavita Fadnavis. So today we are going to see The 7 Ages of Man written by William Shakespeare. बच्चों जब हम कोई पोएम पढ़ते हैं तो हमें क्या पढ़ना होता है? What all other things that we need to learn in a poem? The first and the foremost and the most important part of a poem is the theme, the central idea, the message that the poet wants to convey. क्या कहना चाहते हैं पोएट हमसे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा हमें पोएम में देखनी होती है राइम स्कीम, रिदम, स्टाइल, लैंग्वेज, फिगर्स ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार। जिस तरह से हिंदी में आप पढ़ते हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उसी तरह से इंग्लिश में भी होते हैं। परंतु ये सारी बातें हम एक पीरियड में कवर नहीं करेंगे, तो हमारा जो आज का पीरियड है इसको हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे थीम। और ये थीम भी मैं आपको नहीं बताऊंगी, बल्कि आप मुझे बताएंगे एट द एंड ऑफ द पोएम
कि ये पोइट हमसे क्या कहना चाहते हैं। एक बात ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी विलियम शेक्सपियर की। विलियम शेक्सपियर की रचनाओं को कहा जाता है यूनिवर्सल, यानी कि वो फॉर एवरीबॉडी, एवरीवेयर एंड एवरी टाइम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि विलियम शेक्सपियर का जो टाइम पीरियड है वो 16th सेंचुरी का है, परंतु जो बात उन्होंने 16th सेंचुरी में कही है वो बात आज 21st सेंचुरी में भी उतनी ही सही लगती है हमें। देन वी सी दैट ही इज़ एन इंग्लिश पोएट, बट हिज राइटिंग्स आर ट्रू इवन टू इंडियन स्टूडेंट्स एंड इंडियन रीडर्स। सो irrespective of the place, time and people, all his writings are true for all situations, all conditions, all time. तो चलते हैं हम पोएम में और हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। The 7 ages of man, all the world's a stage and all the men and women merely players। बहुत ही अच्छी बात कही है विलियम शेक्सपियर ने। वो कहते हैं द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। शेक्सपियर कंपेयर्स द वर्ल्ड to a stage, and he says all the men and women are merely players. Players means actors, those who perform on the stage. The world is a stage and all of us are merely players. Merely means only, just। हमारा केवल इतना सा अस्तित्व है कि इस नेचर के बनाए हुए इस बड़े से स्टेज पर हम छोटे से प्लेयर्स हैं और हम अपना अपना रोल प्ले करते हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। एग्जिट यानी निकलना, स्टेज से बाहर होना, और एंट्रेंस यानी कि स्टेज पर आना। टू कम इन एंड टू गो आउट। दे हु आर दे? ऑल द मैन एंड वुमेन, यानी कि हम। ऑल हैव देयर ओन एग्जिट्स एंड देयर ओन एंट्रेंसेस। दे कम ऑन टू द स्टेज, परफॉर्म देयर रोल एंड लीव द स्टेज। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेस मैनी पार्ट्स। किसी एक का कोई एक पार्ट नहीं होता है। एवरी ह्यूमन बीइंग हु कम्स ऑन टू द स्टेज ऑफ दिस वर्ल्ड has to play many parts in his life. Many parts कैसे? एज के अकॉर्डिंग और हमारे रिलेशंस के अकॉर्डिंग भी हमारे कई पार्ट्स होते हैं। एज के अकॉर्डिंग बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, एंड अकॉर्डिंग टू रिलेशंस अ मैन इज एट द सेम टाइम अ फादर, अ सन, अ ब्रदर, अ हस्बैंड। इन द सेम वे विथ women, she also plays many parts in her life. यहाँ पर शेक्सपियर 7 एजेस की बात कर रहे हैं। हमारी लाइफ के 7 पार्ट्स जो हम 7 एजेस में प्ले करते हैं। राइट फ्रॉम बर्थ एज एन इन्फेंट टू द लास्ट एज जस्ट बिफोर डेथ, वी प्ले 7 different roles. Right from birth, from the age of an infant, he walks through many ages and finally meets his last age, that is the old age. At first, the infant. The very first age of a human is that of an infant. Infant means baby, shishu. Very small baby is called an infant. Mewling and puking in the nurse's arms. फर्स्ट स्टेज में मैन कैसा होता है? ही इज़ ऑलवेज म्यूलिंग एंड प्यूकिंग। म्यूलिंग मीन्स क्राइंग, रोता रहता है, एंड प्यूकिंग मीन्स वॉमिटिंग, जैसा कि बच्चे ने दूध पिया और निकाल दिया बाहर। दिस इज कॉल्ड प्यूकिंग इन द नर्सेस आर्म्स। ये म्यूलिंग एंड प्यूकिंग क्या इंडिकेट करता है? कि मैन इज डिपेंडेंट ऑन हिज नर्स टू टेक केयर ऑफ हिम। नर्स का मतलब यहाँ पर हॉस्पिटल के नर्स से नहीं समझना चाहिए। अ नर्स इज एनी पर्सन हु टेक्स केयर
It can be a male or a female, mother, servant, father, grandmother, anyone. So, in the very first stage of his life, man plays the part of an infant, and in this age, he is dependent on his nurse for all his life activities, and he is always mewling and puking. यहाँ पर होता है लाइफ का फर्स्ट स्टेज खत्म. And now man enters the second age where he is a whining schoolboy. परंतु यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया whining. Whining means complaining, not willing. 10 बहाने बनाता है. स्कूल अच्छा नहीं है, टीचर अच्छी नहीं है, फ्रेंड्स मारते हैं. He does not want to go to school, and that's why he has many excuses. He is always whining, he is always complaining about the school. He doesn't want to leave the comfort of his home. He doesn't want to leave his mother, his family. और इसलिए वो कंप्लेन करता रहता है, स्कूल नहीं जाना चाहता है. With his satchel. Satchel मतलब बैग, स्कूल बैग. स्कूल बैग लेकर वो स्कूल जा रहा है क्योंकि उसे जाना पड़ रहा है. He is not going willingly, खुशी से नहीं. And shining morning face. भले ही बच्चा रो रहा है या अनविलिंग है, पर उसका फेस इज शाइनिंग बिकॉज ही इज़ वेरी ब्यूटिफुल, ही इज़ वेरी गुड. द ओनली थिंग इज ही डज नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल. दिस इज द सेकेंड स्टेज. So, in the second age, we have seen man as a schoolboy who is whining, who is going to his school with a satchel, but he is not willing to go to school, and that is why he is creeping like a snail. Creeping यानी बहुत ही धीरे चलना. Snail दुनिया का सबसे धीरे चलने वाला प्राणी है. यह है snail. ये अपने पीठ पर अपना पूरा घर लाद कर चलता है और बहुत ही स्लो चलता है. इससे स्लो कोई और जीव नहीं है. So he is creeping like a snail. That means the boy is going very slowly. He does not want to go to school. वो चाहता है कोई बहाना बन जाए कि धीरे धीरे चले, लेट हो जाए, स्कूल की बेल लग जाए और उसे स्कूल में एंट्री ना मिले और वापस आ जाए. He does not at all want to go to school, and that's why he is creeping like a snail unwillingly यानी बिना willingness के, बिना मर्जी के, बिना इच्छा के. In the second stage, we have seen man as a schoolboy with his satchel on his back and with a bright morning, beautiful, shining face, going to school unwillingly and always whining and complaining and walking very slowly like a snail. Here ends the second age of the man, and now we come to the third age. And then means the next age, the third age is that of the lover. Now man enters teenage and now he becomes a lover. He has a beloved. उसकी कोई फ्रेंड है, उसकी कोई साथी है. He loves someone. But he is sighing like a furnace. साई यानी आहे भरना, गर्म सांस भट्टी की तरह चल रहा है. सांसें गर्म है, उसकी आहें भरी है. With a woeful ballad. वो यानी दुख. वो अपने दुख में बैलेड्स लिख रहा है. बैलेड क्या होती है? बैलेड एक गीत होता है जिसमें पूरी कहानी बताई जाती है. He is writing ballads for his lover. He loves someone and he is sighing because he is not able to meet his beloved. He is very hot like furnace and he is full of woe. दुख से भरा हुआ है. And in his woe he is writing ballads made to his mistress eyebrow. अपने mistress, अपने beloved की eyebrow, उसके face, उसके eyes को देख करके, उसको नहीं पाने के गम में, दुख में woeful ballads लिखा जा रहा है.
So this is the third age of life where man is a lover. The first, man is an infant. The second, he is a schoolboy. And the third, he is a lover. ये टीनेज है उसका, और इस टीनेज से निकलकर वो एक रेस्पॉन्सिबल इंसान बन जाता है. कॉलेज लाइफ ख़त्म होती है उसकी. वो इस दुनिया में अपनी सर्विस देने के लिए आता है. देन ही इज़ अ सोल्जर. यहाँ पर सोल्जर से आपको केवल ये नहीं समझना है कि बॉर्डर पर जाने वाला सोल्जर है या जिसके हाथ में बंदूक है और जो युद्ध पर जा रहा है. एवरी पर्सन, यू एंड आई, who are serving the nation, who are working for the country, is a soldier. हम सब सोल्जर्स हैं क्योंकि हम कुछ कर रहे हैं अपने देश के लिए. So every man who works for the nation, who serves the nation, is a soldier. This is our fourth age. हम अपने फोर्थ एज में आए हैं जब हम क्या हैं, सोल्जर हैं. और ये एज बहुत ज़्यादा उत्साह, एंथुजियाज्म से भरा होता है. एंड मैन इज़ फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स. ओथ यानी कसमें खाता रहता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा. और ही इज़ ऑलवेज रेडी टू बी वेरी वेरी एक्टिव. ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग. एंड बियर्डेड लाइक ए पार्ड. शेक्सपियर इज कंपेयरिंग सोल्जर टू अ पार्ड. पार्ड यानी लेपर्ड, चीता किस स्पीड से, किस एक्टिवनेस से आगे बढ़ता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए. उसी तरह से इस एज का जो मैन होता है, सोल्जर होता है, ही इज़ वेरी मच एंथुजियास्टिक टू कंप्लीट हिज टास्क, प्ले हिज रोल, डू हिज एक्शंस, अचीव सक्सेस. एंड ही इज़ बियर्ड यानी दाढ़ी बड़ी हुई का मतलब है इसे अपने अपीयरेंस की चिंता नहीं है, लुक्स की चिंता नहीं है. और उसे किस बात की चिंता है, actions. He wants to act. He wants to serve the nation. He wants to complete his task. And he is full of strange oaths. And not only this, he is jealous in honor. इस एज का मैन ऑनर, अपने सम्मान के लिए जीता है और जेलस फील करता है, जलता है अगर कोई दूसरा आदमी उससे आगे निकल जाता है. हम सब ऐसे ही हैं. इस एज में सम यू कैन से 20 to 30 ईयर्स के एज के बीच में हम चाहते हैं सम्मान, हम चाहते हैं एक्शन, और ये हमें नहीं मिलता है और दूसरे को मिलता है तो हम जेलस फील करते हैं. एंड एट दिस एज ही वॉन्ट्स टू बी वेरी एक्टिव एंड ही वॉन्ट्स टू लिव फॉर हिज ऑनर. सडन एंड क्विक इन क्वारल यानी झगड़ा करने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगाता है. वेरी क्विक एंड वेरी सडन. हमेशा अपनी शर्ट्स की स्लीव्स मोड़ करके खड़ा होता है, सीना तान के खड़ा होता है. आई वॉन्ट इट एंड इफ आई डोंट गेट इट आई विल क्वारल, आई विल फाइट. सीकिंग द बबल रेप्यूटेशन. इस एज में, कौन सी एज में, बिटवीन 20 and 30, when he is playing the part of a soldier, he is living for honor and for reputation. उसको चाहिए सम्मान, उसको चाहिए नाम, वो चाहता है पहचान, लोग उसे जाने समझे. वो ये नहीं समझता है कि जो रेप्यूटेशन है वो बबल है. बबल का कोई लाइफ नहीं होता है, बबल का कोई अस्तित्व नहीं होता है, क्षणिक होता है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है. बट ही डजंट अंडरस्टैंड दैट रेप्यूटेशन इज़ ए बबल. ही सीक्स रेप्यूटेशन एट एनी कॉस्ट. सीक यानी चाहना, इसको रेप्यूटेशन चाहिए, हर हाल में चाहिए, हर कीमत पे चाहिए. इवन इन द कैनन्स माउथ. अपनी रेप्यूटेशन की खातिर वो कैनन की माउथ में हाथ डालने को तैयार होता है. कैनन इसको कहते हैं. तो अगर तोप में हाथ डालना पड़े तो मंजूर है, और लायंस के डेन में जाना है तो मंजूर है, परंतु जो रेप्यूटेशन चाहिए उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा. He wants reputation, he wants honor. He doesn't understand that the reputation is just like a bubble and it will disappear very quickly. He wants it, he seeks it. He quarrels for his reputation. He is ready to take any fight for his honor. He feels jealous when he does not get the honor. And even he is ready to risk his life into cannon's mouth
जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेप्यूटेशन एंड ऑनर। तो इस एज में अपने रेप्यूटेशन के लिए वो मौत के मुंह में भी जाने को तैयार हो जाता है। सो हियर एंड्स द फोर्थ एज ऑफ अ मैन। देन ही एंटर्स द फिफ्थ एज। दिस इज द एज ऑफ ए जस्टिस। अब इंसान 40-50s में आ जाता है और उसे कुछ एक्सपीरियंस मिल जाता है। नाउ ही बिकम्स जस्टिस। जस्टिस यानी कि केवल जज नहीं, एनी पर्सन who is in the position to judge things and to give justice। एक ऑफिसर, एक किसी भी ऑफिस में, यहाँ तक कि आपके स्कूल में भी ऑफिसर, मे बी योर प्रिंसिपल। सो इन दिस एज he is a justice, he is an experienced man, he has good knowledge, he has good wisdom। in fair round belly, इस एज में इंसान का शरीर भी बढ़ जाता है, बेली भी बढ़ जाती है। दिस इज बेली। काम कम करना होता है, डिसीजन मेकिंग पावर्स ज़्यादा होते हैं, फिजिकल वर्क नहीं होता है और बैठने का काम ज़्यादा होता है, और इसलिए इस तरह से बेली डेवलप हो जाती है। ये एक मजाक है शेक्सपियर का। सो इन दिस एज ही डेवलप्स अ फेयर राउंड बेली विथ गुड कैपन लाइंड। कैपन मीन्स चिकन खाता है और उसके कारण उसके बेली का फैट बढ़ जाता है और फैट की लाइनिंग बेली के अंदर जमने लग जाती है। इस एज में इंसान फिजिकल वर्क कम करता है, धन आ जाता है, उसकी फिजिकल फिटनेस भी कम हो जाती है। एंड एट दिस एज ही हैज़ आइज सीवियर। विथ आइज सीवियर एंड बियर्ड फॉर्मल कट फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस। इस एज में आकर के उसकी आइज हो जाती है सीवियर मीन्स स्ट्रिक्ट, क्योंकि उसे अच्छे बुरे की पहचान है, उसे जस्टिस करना है, न्याय करना है, समझना है कि कौन सही है और कौन गलत है। सो ही हैज़ टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। एंड नाउ ही हैज़ ए बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट। पहले हमने देखा कि उसे अपने बियर्ड की चिंता ही नहीं होती थी, क्योंकि उसको एक्शंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते थे। अब वो एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं है अपने वर्क को लेकर के। सो ही हैज़ टाइम फॉर ट्रिमिंग हिज बियर्ड विद अ फॉर्मल कट फुल ऑफ वाइज सॉ यानी सेइंग्स, कहावतें, इंस्टेंसेस। ये जब भी बोलता है तो अपने पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर उदाहरण देता रहता है। ही कैन गिव इंस्टेंसेस। ही इज़ फुल ऑफ विजडम। वो वाइज मैन है, उसका नॉलेज बढ़ गया है, उसका एक्सपीरियंस बढ़ गया है। So he has many sayings in his mouth and he has many instances or examples to quote. And so he plays his part of justice। ये हमारा 5th part है हर इंसान का, आपका, मेरा, सबका। When we cross the age of 40 and when we become an officer and when we are in a position to judge and we can impart justice to people around us, and when we are physically a little bit fatter with a round belly and with lots of experience and strictness, having many saws in our mouth and instances to give. In this way every man plays his 5th part in his life. Then comes the 6th age. The 6th age shifts into a lean and slippered pantaloon। 6th age क्रॉस होते होते इंसान 60-70 years का हो जाता है। He is not fat, he does not have a round belly now, he is not very active now, he is now lean and he is now slippered। जब वो ऑफिसर था तो सूट बूट कोट में रहता था, अब वो रिटायर्ड है और वो स्लीपर्स में आ गया है। बॉडी इज़ लीन, वियरिंग स्लीपर्स एंड पैंटलून, लूज पैंट्स विथ स्पेक्टिकल्स ऑन हिज नोज। स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा उसके नोज़ पर आ जाता है, उसे पास का नहीं दिखता है, उसे देखना पड़ता है ध्यान से। एंड अ पाउच ऑन हिज साइड, पाउच मीन्स बैग। देखिए
इतना सुंदर चित्रण है कि आप अपने मस्तिष्क में पूरा चित्र देख सकते हैं। इन द 6th age, man is lean, wearing slippers and pantaloon. He is having spectacles on his nose and he is having a pouch or a bag on his side. His youthful horse, well saved, a world too wide for his shrunk shank. His youthful horse. उसने अपनी यूथ में जो होश, वो जो ड्रेस बचा रखा था, अब वो रिटायर्ड है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं नए नए ड्रेसेस लेने के लिए, और उसने सेव कर रखे अपने यूथफुल होश को, अपने यूथफुल ड्रेसेस को, अपने स्लैक्स को, अपने सॉक्स को। और अब ये कैसे हो गए हैं? अ वर्ल्ड टू वाइड, ये बहुत बड़े हो गए हैं, बहुत लूज़ हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो हो गया है लीन। मैन लीन हो गया है तो कपड़े उसके वाइड लगने लगे, लूज लगने लगे। फॉर हिज श्रंक शैंक। श्रंक, श्रिंक यानी सिकुड़ना, श्रंक यानी सिकुड़ा हुआ। शैंक, शैंक क्या होती है? हमारे घुटनों से लेकर के फुट के बीच का जो पोर्शन होता है, जिसको हम पिंडली कहते हैं, दैट्स कॉल्ड शैंक, जहाँ पर हम सॉक्स पहनते हैं। तो ये सॉक्स यहाँ पर लूज़ हो रहे हैं क्योंकि उसका शैंक क्या हो गया है? श्रिंक हो गया है। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? इन द 6th age, man becomes lean, he is weak, he is in slippers, he is having loose clothes, loose socks, his shank is shrunk, and so his youthful horse, which he had saved, is now not fitting him properly. It is too wide for him. And his big manly voice turning again towards childish trouble. His big manly voice, जब वो जज था, जस्टिस था, उसकी वॉइस कैसी थी? बिग एंड मैनली, जोर से बोलता था, उसकी आवाज़ में दम था। बट नाउ इट इज़ अगेन टर्निंग टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रबल, छोटे बच्चे की तरह। ट्रबल यानी कांपना, आवाज़, कमज़ोर पड़ जाना। पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, जब वो बोलता है तो उसके मुंह से पाइप्स और वेसल्स बजते हैं, क्योंकि दांत नहीं है, दांतों में से हवा निकलकर वेसल्स बजा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो सीटियाँ बजा रहा है, आवाज़ कमज़ोर हो गया है। हमें इस एज में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं राइटर? द 6th age इज़ दैट ऑफ ए रिटायर्ड मैन, ओल्ड मैन, who is lean and who is weak and who is wearing loose clothes and slippers and whose socks are now too loose for his shrunk shank, and his voice is no more manly, it's no more big, it's no more loud, it is turning to childish voice, it's troubling, and he is piping and whistling when he is speaking. ये है हमारा 6th age है। कुछ इस तरह होता है 6th age में मैन, वेदर इट इज़ अ मैन और अ वुमन, इट मेक्स नो डिफरेंस, इट इज़ ट्रू फॉर ऑल। एंड नाउ वी कम टू द लास्ट एज ऑफ द मैन, द लास्ट सीन दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। लास्ट एज, लास्ट सीन ऑफ लाइफ, जिसके बाद अब इस स्टेज पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी जो इवेंटफुल हिस्ट्री है अब एंड होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। इस दुनिया में उसका कोई काम नहीं है। ही हैज़ टू लीव, ही हैज़ टू एग्जिट द स्टेज ऑफ वर्ल्ड। ही हैज़ टू गो अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड, ही हैज़ टू डाई। सो टॉकिंग अबाउट दिस लास्ट एज, शेक्सपियर सेज, लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री इज सेकेंड चाइल्डिशनेस। फिर से वो चाइल्डिश हो जाता है। बच्चे और बूढ़े में कोई अंतर नहीं है। बचपन और 55 के बाद का लाइफ एक जैसा है। जिस तरह से बच्चा नर्स पर डिपेंड करता है, उसी तरह से ओल्ड मैन भी नर्स पर डिपेंड करता है। ही कैन नॉट वॉक, ही कैन नॉट ईट, ही कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन हिज ओन, ही इज़ अगेन डिपेंडेंट। दिस लास्ट एज इज़ द सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मियर ओब्लिवियन। ओब्लिवियन मतलब फॉरगेटफुलनेस, ही फॉरगेट्स एवरीथिंग। कुछ याद नहीं रहता, उसे भूल जाता है। उसे कभी कभी ये भी याद नहीं रहता है कि उसने खाना खाया या नहीं। सो जस्ट बिफोर एंडिंग द लाइफ
on this world, man becomes a child once again and he forgets everything. Sans teeth, sans eyes, sans taste, and sans everything. Sans loses, खो देता है. Man अपने टीथ को खो देता है, अपनी आई साइट को खो देता है. आइस को खोना यानी आइस कमज़ोर हो जाना. टेस्ट खो देता है and he sans everything. And after this he has to exit the stage of the world and thus ends his eventful history on this stage which is called world. So shall we quickly revise what are the 7 ages of man? The first one is that of a crying infant. The second is shining schoolboy. Then the sighing lover. Then the angry soldier. Then the greedy judge. And then weak and lean old man. And the last one is a dying old man without any power of sense organs. Without eyes, without taste, without ears, without teeth and everything. तो आज के इस पीरियड में हमने इस पोएम को देखा है. अब आपका होमवर्क है कि आप इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे. सो टुमारोज पीरियड इज दैट ऑफ डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स and lots of talk. And after that, in the next period, we are going to talk about the language part of this poem. Thank you very much, friends. Bye. Have a nice time. हेलो बच्चों, आशा है आज के सभी पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे. तो एक बार पुनः देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा. आज हमने कक्षा 11 में गणित और जीव विज्ञान का अध्ययन किया. गणित विषय में हमने समूचे भाग 3 का अध्ययन किया, जिसमें जाना कि समूचे के कौन कौन से प्रकार हैं और उनके उदाहरण. इसके बाद उसी से संबंधित प्रश्नों को हल भी किया. कक्षा 11 में हमने जीव विज्ञान पढ़ा, जिसमें जीव जगत का वर्गीकरण भाग 1 का अध्ययन किया. उसके बाद आज हमने कक्षा 12 में इंग्लिश विषय की पढ़ाई की और एक पोयम पढ़ी, द 7 एज ऑफ मैन. तो बच्चों, पाठ के बीच में जो प्रश्नों का निर्माण हुआ उसको आपने हल कर ही लिया होगा. चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे, जिससे आप उसी तैयारी के साथ दूरदर्शन के सामने बैठ जाएं. तो बच्चों, कल हम कक्षा 11 में केमिस्ट्री और फिजिक्स का अध्ययन करेंगे. कक्षा 11 में कल हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं भाग 5. इससे संबंधित प्रश्नों को हल भी करेंगे. तो बच्चों, इसके बाद केमिस्ट्री के बाद कल हम पढ़ेंगे फिजिक्स कक्षा 11 में सरल रेखा में गति भाग 1 और इससे संबंधित प्रश्नों को हल भी करेंगे. उसके बाद कल हम पढ़ेंगे कक्षा 12 में केमिस्ट्री और फिजिक्स. केमिस्ट्री में हम जानेंगे विलयन क्या है भाग 2. इससे संबंधित प्रश्नों को हल भी करेंगे. फिजिक्स में कल हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र भाग 6. इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे. इसके बाद विद्युत आवेश तथा क्षेत्र पाठ 7 का हम अध्ययन करेंगे. उससे संबंधित प्रश्नों को हल भी करेंगे. एक जरूरी सूचना बच्चों, जो आज का कार्यक्रम प्रसारित हुआ है, आप यदि इसको पुनः देखना चाहते हैं तो आप इसको YouTube पर भी देख सकते हैं. YouTube पर शिक्षा दर्शन डीडी राजस्थान सर्च करके भी आप पुनः इसका अवलोकन कर सकते हैं. धन्यवाद. बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें. इस कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कुछ सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका आपके मन में है तो आप हमें ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं. हमारा ईमेल एड्रेस है shikshadarshan rajasthan@gmail.com. धन्यवाद.